मित्र नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, पश्चिम बंगाल में आज काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे से भी कहीं अधिक अगर हम ये कहें कि इस तरह की घटना मैं समझता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद कभी नहीं घटी होगी, जब एक मुख्यमंत्री इस हद तक जुनून सवार हो जाए उसके सर पर, इस हद तक वो हाथापाई पर उतारू हो जाए, किसी तरह से छीना झपटी पर उतारू हो जाए कि जो सबूत हैं उन तक को चोरी कर लिया जाए, सबूतों को जबरन छीन लिया जाए और यहां तक कि बिना किसी उकसावे के ऐसी टकराव की स्थिति पैदा की जाए कि एक पूरी संवैधानिक ढांचे पर एक प्रहार, एक हमला नजर आने लगे। मित्र, ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्या किया है और क्यों उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो कानून की कई धाराएं उन पर लग सकती हैं। यहां तक कि जिस तरह की स्थितियां ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर बना रही हैं, कहीं ना कहीं वो राज्य को राष्ट्रपति शासन की तरफ भी धकेल सकती हैं। यानी जो कुछ भी आज हुआ, अगर उसको देखें तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त आधार हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास इस वक्त मौजूद है। आखिर ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में आज? इन्हीं सब मामलों पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, इन्हीं सब मामलों पर आज आपसे हम बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले तो ये समझते हैं कि आखिर आज ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ, ये आखिर हुआ क्या। मित्रों, पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में जहां पे प्रतीक जैन का ऑफिस है, जहां पे टीएमसी की एक संस्था पीएसी का ऑफिस है और जहां पर प्रतीक जैन का घर है कोलकाता में, इन दो जगहों पर जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, उसने आज सुबह छापेमारी की। और ये जो छापेमारी हुई, ये 2010 से चल रहे एक केस जो कोयला तस्करी का घोटाला है, उसको लेकर के ये पूरी छापेमारी की गई। तो ये जो छापेमारी शुरू होती है, ये होती है सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे टीएमसी के सह संस्थापक रहे, टीएमसी के काफी पुराने नेता रहे, ममता बनर्जी के साथी रहे, प्रतीक जैन के घर पर प्रतीक जैन के आवास पर कोलकाता में ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी के साथ कुछ ईडी के सदस्य होते हैं और उनके साथ सुरक्षा के नाम पर सीआरपीएफ के लगभग वहां पे 6 जवान करीब वहां पे होते हैं। वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ वहां जाते हैं, तलाशी का काम शुरू होता है और 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगभग 4 घंटे होते हैं। ईडी अपना काम कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक से वहां पे लगभग 11:30 बजे आज सुबह सबसे पहले तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है, जो कमिश्नर हैं, जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो लोग वहां पर पहुंचे और आकर के सीधे जो ईडी के अधिकारी थे उनके काम में रुकावट डालने लगे, उनके काम में दखल देने लगे ताकि वो अपना काम ना कर पाए, सबूत ना जुटा पाए। इसके बाद उसी के लगभग आधे घंटे बाद लगभग 12 बजे वहां पे ममता बनर्जी भी पहुंच गई। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर चली गई, सीधे ईडी के अधिकारियों से भिड़ गई और इसके बाद उन्होंने वहां पर सीधे जाकर के जो भी सबूत इकट्ठा कर रही थी, जो भी सारे साक्ष्य ईडी इकट्ठा कर रही थी, उन सारे साक्ष्यों को उन्होंने जाकर के कार से उठा लिया, ईडी की कार से निकाल लिया, छीन लिया। सीधे सीधे कहें तो एक तरह से आपराधिक तरीके से आपराधिक बल प्रयोग किया उन्होंने, अगर कानून की भाषा में कहें तो ममता बनर्जी ने। और ये सब करने के बाद वो यहीं पर नहीं रुकी, लगभग आधे घंटे तो यहां रही वो। आप समझ लीजिए कि 12 बजे पहुंची, 12:30 बजे उन्होंने सब कांड किया और इसके बाद 12:30 बजे के बाद समझ लीजिए कि लगभग 15-20 मिनट में वो जो कोलकाता में जो पीएसी का ऑफिस है, जहां पर दरअसल जो टीएमसी के चुनाव की रणनीति बनाई जाती है, वहां पर भी वो पहुंच गई और वहां पर भी जो दस्तावेज इकट्ठे किए थे ईडी ने, जो लैपटॉप मोबाइल सब जब्त किए थे, उन सबको जो दीदी है, ममता दीदी कहा जाए उनको ममता दीदी कहते हैं, जिहादन है, तो वो ममता बनर्जी ने उन सबको भी वहां पर जो है वो छीन लिया और इसके बाद वो सीधे सारे दस्तावेजों को, सबूतों को लेकर के सीधे चली गई। शाम को 4 बजे उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि साहब जो है अब ये तो बहुत बड़ी तानाशाही हो गई है
और अब वो पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन खड़ा करेंगी कि किस तरह से जो केंद्र सरकार है वो उनको काम नहीं करने दे रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के शाम को 6 बजे ईडी भी जो है वो सुब्रा घोष जो अदालत है जहां से ये केस निर्देशित हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, सीधे वहां पर वो पहुंची और वहां पर उसने भी अपनी याचिका जो है वो लगा दी है कि उसने संरक्षण मांगा है ईडी ने। तो आखिर ये जो पूरा मामला है ये आखिर क्या है, क्यों आखिर ये जो पीएससी की जो पूरी संस्था है टीएमसी की यहां तक क्यों पहुंची ईडी, इसको समझना भी जरा जरूरी है। देखिए दरअसल मामला ये है कि साल 2010 में से ये जो पूरा घोटाले का केस है चल रहा है। इसमें हुआ क्या था, दरअसल इसमें हुआ ये था कि जो कोयला तस्करी का पूरा मामला था और कोयला का अवैध खनन करके अरबों रुपए के वारे नारे किए गए थे और जो ये अरबों रुपए जो कमाए गए थे इन अरबों रुपयों को गोवा के चुनाव में इन्वेस्ट किया गया था। तो गोवा के चुनाव में इन्वेस्ट करके एक तरह से देखा जाए तो एक जो धन था, जो पैसा था, जो काला धन था, उसको जो है एक तरह से उसको वैध करने के लिए चुनाव का इस्तेमाल हुआ। चुनाव में पैसा खर्च किया गया गोवा में। अब बताइए गोवा में क्या जरूरत है, वहां जाकर के टीएमसी वहां क्या चुनाव लड़ेगी गोवा में, उसका कहां गोवा और कहां पश्चिम बंगाल, लेकिन उसने जाकर के वहां पे चुनाव में पैसा खर्च किया, पैसा इसलिए कि ये पैसा किसी तरह से वैलिड हो जाए। तो इसके बाद फिर दरअसल चूंकि पैसा इन्होंने जिस तरह खर्च किया, प्रचार किया, तो उस पैसे का विवरण जाहिर सी बात है कि पीएससी जो कि संस्था है टीएमसी की, और यहां पर पूरे अगर देखेंगे तो ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जहां पर कि पैसे का खर्च का ब्यौरा मिल सकता है। यही वजह है कि जो ईडी थी उसने पीएससी के ऑफिस में, और जो पीएससी का दफ्तर संभालते हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर उन्होंने बाकायदा जाकर के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस नाम पर इस पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एक तरह से पूरा उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, ये कहें कि हाथापाई पे उतारू हो गई है, जो भी कहें उसको, कि वो उन्होंने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक कानून को न सिर्फ अपने हाथ में लिया बल्कि उन्होंने इसके लिए बहाना ये बनाया कि दरअसल जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का है, इसमें टीएमसी किन कैंडिडेट्स को, किन उम्मीदवारों को कहां से खड़ा करने जा रही है, ये सारा ब्यौरा इसके अंदर मौजूद है। इसीलिए ईडी जो है वो इन सारे दस्तावेजों को जब्त करके ले जा रही है ताकि उसकी जो चुनावी रणनीति है वो सारी चुनावी रणनीति बीजेपी को पता चल जाए। यानी इस तरह का एक बहाना बना करके पूरी ईडी की कार्रवाई को ठप कर दिया गया। पूरी ईडी की जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया। तो अब दरअसल ये सब जो ईडी कर रहा है ये अपने आप से नहीं कर रहा है। ईडी ये सब जो कर रहा है ये अदालत के निर्देश पे कर रहा है। तो अब अदालत की शरण में गई है ईडी। वो क्या उसने वहां पे याचिका दायर की है वो तो आपको हम बाद में बताएंगे, इसमें क्या प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे अगर देखा जाए तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्राउंड यहां पे खुद ममता बनर्जी बनाती हैं कि जिससे कि उनके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है और उनके ऊपर एक्शन लेना भी चाहिए। जो पूरी अगर यहाँ पे हम पूरी कानून की धाराओं को देखें, विधि संहिता को देखें, तो उन्होंने क्या क्या किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन पर धारा 132 लग सकती है। अब ये गैर जमानती धारा है और इसका सीधा मतलब ये है कि सरकारी काम अगर कोई कर रहा है तो सरकारी काम में पूरा आपराधिक बल प्रयोग करके पूरे काम में उन्होंने रुकावट डाली है। और ये ऐसी चीज है कि जो एक गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें कोई जमानत भी नहीं होती है और सीधे इसमें 2 साल की जेल होती है। अब आप देखिए कि एक और धारा है, धारा 221, जो कि ममता बनर्जी पर लगाई जा सकती है। ये जो धारा है इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सरकारी काम में रुकावट, इसमें 3 महीने की जेल हो सकती है, 2500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से अगर देखें तो जो एक इसमें चोरी का भी मामला बनता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मामला बनता है वो बनता है साक्ष्य को गायब करना। यानी जो उन्होंने जो साक्ष्य ईडी लेने जा रही थी उन सारे साक्ष्यों को जिस तरह से कब्जे में ले लिया, आपने छीना झपटी से छीन लिया या हाथापाई जो भी कहें उसको आपराधिक बल प्रयोग किया गया। तो ये सीधे क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये धारा 238 लगती है जिसमें कि 7 से 10 साल की सजा है, सबूतों को गायब करना, साक्ष्यों को मिटाना। तो आप समझ लीजिए कि पूरा आपराधिक षड्यंत्र, पुलिस के साथ मिलकर बल प्रयोग, ये सब जो सब कुछ जो है वो मुख्यमंत्री पर लग सकता है। और मुख्यमंत्री यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को इन सब मामलों में कोई संवैधानिक संरक्षण भी नहीं है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्ट हो गए थे, इनके ऊपर भी इस तरह से केस करके इनको भी अरेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए बल्कि, अगर ये इस तरह से कर रही है खुलेआम सरेआम कानून की कम अखबार उड़ा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान है उसका, संविधान का जो आर्टिकल 361 है उसके तहत अगर देश का राज्यपाल, देश का राष्ट्रपति अगर कोई भी गतिविधि
ऐसी अंजाम देता है जो अपराधी को, तो उसको तो छूट मिल सकती है, यानी उसकी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुख्यमंत्री को इसमें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। और यहां पे मैं कहूंगा कि अब प्रधानमंत्री को, मोदी को, अमित शाह को पश्चिम बंगाल पर कोई सख्त आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से ममता बनर्जी वहां पे गुंडागर्दी करती रही तो आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि आप पश्चिम बंगाल को जीत नहीं सकते। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो वोटर है वो ये जब देखता है कि केंद्र सरकार की एजेंसी बार बार भाग भाग करके अदालत में जा रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो उससे क्या समझ में आता है? उससे ये समझ में आता है कि दरअसल सीधी सीधी बात यह है कि जो सरकार है या जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। इससे ये मैसेज जाता है, और जब वो अपने कमजोर पड़ने का मैसेज देंगे तो सीधी सीधी बात यह है कि कहीं ना कहीं उससे जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि बीजेपी को वोट मत दो, क्योंकि अगर इनको वोट देंगे तो बाद में हारने के बाद तो पिटना ही पड़ेगा। तो यहां पे बीजेपी को मैसेज देना पड़ेगा बहुत सख्त, तभी यहां पर उनकी छवि ठीक हो पाएगी, वरना जनता के बीच में वो पूरी तरह से एक बेकार साबित हो जाएंगे और इसका खैमाजा उनको चुनाव में भुगतना भी पड़ सकता है। सबसे बड़ी मैं समझता हूं यहां पे बात यह है कि जो पूरी एक याचिका इस वक्त दायर की है ईडी ने अदालत के अंदर, तो उस याचिका में उन्होंने मुख्य तौर पे 3 मांगे की हैं। सबसे पहली मांग तो उन्होंने यह की है कि जांच में जो बाधा डाली गई है, तो जांच में ये जो बाधा डाली जा रही है, ये जांच में बाधा ना डाली जाए, मुख्यमंत्री सीधे इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ये सब चीजें ना हो, पहली मांग की गई है। दूसरी डिमांड ये की है ईडी ने याचिका में कि जो साक्ष्य ममता बनर्जी ने सीधे छीन लिए हैं, उन साक्ष्यों को तुरंत वापस किया जाए, साक्ष्यों को मिटाने का खतरा जो है वो बना हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने जो है भविष्य में सुरक्षा मांगी है, यानी कि अगर भविष्य में वो कोई कार्रवाई करने के लिए पश्चिम बंगाल जाती है, कोलकाता जाती है, तो कम से कम उसके साथ जो है इस तरह का सलूक ना करे वहां की सरकार, वहां के पुलिस अधिकारी, और उनको एक तरह से सुरक्षा दी जाए कि ये भी मांग जो है वो ईडी की तरफ से की गई है। अब क्या होता है इसमें आगे हम आगे आप देखते रहेंगे, इसमें और आगे बात करेंगे आपसे। फिलहाल जो कुछ ममता बनर्जी ने किया वो मैं समझता हूं कि संविधान के ऊपर सीधे सीधे एक प्रहार है, एक संवैधानिक ढांचे पर सीधे सीधे एक हमला है, और ये एक पूरी तरह से एक संपूर्ण आधार है जिसके साथ में, जिसको हाथ में लेकर के अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है। नमस्कार।